आता है तो यू पीपल हैव टू रीजॉइन। ओके, आज की ओरिएंटेशन का खास मकसद दो चीजें थी। हमने ये डिस्कस करना है कि लोगों को पॉलिटिकल साइंस से डर क्यों लगता है और पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी मिथ्स क्या हैं। सबसे बड़ी मिथ कि पॉलिटिकल साइंस इज एन एक्सट्रीमली लेंथी सब्जेक्ट। ठीक है, लेंथी सब्जेक्ट है, बट वी हैव टू कवर द सिलेबस डूइंग द स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि हमने 6-7 टॉपिक एक पेपर के लिए तैयार कर दिए, 10-12 दूसरे पेपर के लिए तैयार कर दिए एंड वी आर गुड टू गो। नो, वी हैव टू टच एवरी jargon, वी हैव टू मेक आवरसेल्फ वेल इक्विप्ड कि जी हमारे पास इतना डेटा, इतनी नॉलेज हो कि हम पॉलिटिकल साइंस में एक अच्छा स्कोर कर सकें। पॉलिटिकल साइंस में जी आपके दो पेपर होते हैं, सीएसएस पीएमएस दोनों में देयर आर टू पेपर्स। लेट्स टॉक अबाउट पेपर 1 फर्स्ट। पेपर 1 में आपके वेस्टर्न फिलोसोफर्स होते हैं और मुस्लिम फिलोसोफर्स होते हैं। लेट मी टेल यू पीपल, वेस्टर्न फिलोसोफर्स आर important in your preparation for CSS। कैसे? ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स आपको एड करते हैं आपके एस्से में, यही वेस्टर्न फिलोसोफर्स आपको एड करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में, यही वेस्टर्न फिलोसोफर्स सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस इटसेल्फ में आपको एड करते हैं। मुस्लिम फिलोसोफर्स की फिलोसफीज भी हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। और बच्चों, जो सबसे बेसिक चीज है जिस पे आप लोग मैक्सिमम स्कोर अटेन कर सकते हो, दैट इज एक्चुअली लिंकेज। कि जी हम ये वेस्टर्न फिलोसोफर की लिंकेज विद मुस्लिम फिलोसोफर कैसे डेवलप करेंगे और वेस्टर्न फिलोसोफर की लिंकेज इन कंटेम्पररी टाइम्स किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब इस रेलेवेंस में, इस रिलेट करने में, इस लिंकेज में बच्चों को समझ नहीं आती। So this is what I am going to make you learn in our political science session कि जी किस तरह से आप लोगों ने ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स कोट करने हैं, इनकी फिलोसफीज को, इनकी थियोरीज को अप्लाई करना है। और बच्चे नंबर इसी चीज के आते हैं। हम अपने पेपर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। अब देखें, कहने को तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो आपने एफएससी या चलें ग्रेजुएशन में भी, जिसने सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड होगा तो पढ़े होंगे। लॉ क्या है, लिबर्टी क्या है, स्टेट क्या है, सॉवरेनिटी क्या है। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होते हुए यू शुड नो व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर, व्हाट इज पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, व्हाट इज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये वो सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको आपके डेमोक्रेसी के एस्से के लिए, आपके गुड गवर्नेंस के एस्से के लिए इक्विप करती है। और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी वेस्टर्न या मुस्लिम फिलोसोफर्स को किस तरह से कोट करना है, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल। आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न कि जी हमने किस तरह से फिलोसोफर्स को लिंकेज करके कोट करना है। वेस्टर्न फिलोसोफर्स मैं अपने सेशंस में 18 to 19 कवर करवाती हूं। The reason behind covering these 18 to 19 Western philosophers is कि जी ये आपको एड करेंगे। आप जब इससे लिख रहे होंगे
या आप जब क्रिमिनोलॉजी का पेपर लिख रहे होंगे तो आपको याद आएगा कि जी मैम इज्जत ने इस फिलोसोफर के बारे में ये बात बताई थी और हमने अब इसको कोट कर है. So your paper will be comparatively different than of those जिन्होंने ये चीज लिखी नहीं. अच्छा, फिर बच्चों को जो एक और मिथ है कि मैम पेपर 2 में तो फिलोसोफर कोट ही नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी मिथ है. बच्चे देखिए, आपकी फिलोसफीज आर इक्वली एप्लीकेबल इन पेपर 2 एज वेल. पेपर 2 में हम कुछ डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं कंट्रीज के, जिस तरह यूके हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया और फ्रांस हो गया. फिर हम कुछ ग्लोबल गवर्नेंस के टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लेते हैं, कुछ हम डेवलपिंग स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस भी पढ़ते हैं. जैसे हमारे पास टर्की आ गया, ईरान आ गया, इंडिया आ गया. लेकिन मेन एम्फेसिस पेपर 2 के सेक्शन बी में होता है, जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए आप लोगों को बैकग्राउंड पता होना चाहिए. आप लोगों को इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का रोल पता होना चाहिए. अब्दुल कादिर, बच्चे मैं भी आपको इसका जवाब देती हूँ, पहले आप मेरी सुन लें फिर मैं आपको बताती हूँ. आपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री सीखनी है मेरे साथ. एंड लेट मी टेल यू पीपल विल मेक आउट कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. 1956, 1962 and 1973, these three constitutions are present. अब इनमें मसले मसाइल क्या थे, इतना टाइम क्यों लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन बन भी गया तो क्या इश्यूज थे. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम. कुछ हम करंट इश्यूज पर भी बात करते हैं, जैसे हमारा फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक आ जाता है, जैसे हमारा जुडिशरी का टॉपिक आ जाता है, लोकल गवर्नमेंट का आ जाता है, नेशनल इंटीग्रेशन का आ जाता है, हमारी फेडरेशन का टॉपिक आ जाता है. वो भी हम पेपर 2 में कवर करेंगे. नाउ अ स्टूडेंट आस्क्ड मी कि मैम पॉलिटिकल साइंस के साथ वी हैव हर्ड कि जी द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. Is that true? So my answer is yes, absolutely true. जब आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 मेरे साथ कवर करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को 60 to 65% कवर कर चुके होते हैं, आपकी बेस बन चुकी होती है. Rest of the topics then we cover in our constitutional law session. The session is going to, inshallah, we started at 15th October. 2 क्लासें होंगी हमारे हफ्ते में, लेकिन उनमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बेहतरीन टाइम देंगे. आपको ये क्रिमिनोलॉजी में भी ऐड करेगा हमजा, किस तरह से करेगा वो फिर मैं आपको बताती हूँ. सवाल ये पूछ रहे हैं आप लोग कि जी मैम क्या हम पॉलिटिकल साइंस को कवर कर सकते हैं, तो माय आंसर इज एब्सोल्युटली यस. इवन इफ you have just started preparing for political science, or even if you are a doctor, if you are an engineer, even if you come from a zero background from the social sciences, yes, you can cover the political science. जब मिथ्स की बात हो रही है तो एक बड़ी मिथ ये भी है that political science is cramming. नहीं बच्चे, क्रैमिंग नहीं है. पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग है. पॉलिटिकल साइंस हमजा फॉर श्योर. अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट द फिलोसोफर्स हैव गिवन अस. अंडरस्टैंडिंग कि जी आपको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं, आपकी पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट कैसे होती है. यस दुआ. अब हमने इन सब चीजों को देखना है
और बच्चे लेट मी टेल यू, वी एंजॉय अ लॉट इन आवर क्लासेस। हम लोग इस तरह से पॉलिटिकल साइंस को कवर करते हैं कि कोई बच्चा क्लास में बोर नहीं होता। प्लस यू गेट टू नो द टॉपिक, यू लर्न द टॉपिक देयर एंड देन इन माय क्लास। ठीक है जी। If you people still doubt, you people can go and check my page. It's Izzatul and on Instagram and see the reviews, please. आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। PMS CSS has the same syllabus for KP, for Punjab. कोई बड़ा डिफरेंस है ही नहीं। सोर्सेस कौन सी हैं? These we are going to discuss inshallah tomorrow in our regular class. अच्छा जी, यू कैन, आप आराम से 1.5 महीने में इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो बच्चे। आई अश्योर यू दैट। ठीक है, आई अश्योर यू दैट। इन अनमोल सेम गोज फॉर दैट एज वेल। अब आप लोगों के जो सवाल ज्यादा हैं वो ये हैं कि मैम हमने, एक तो सोर्सेज हो गई, वो मैं इंशाल्लाह कल अपनी रेगुलर क्लास में आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि मैम पेपर अटेम्प्ट करते हुए किस तरह से ज्यादा नंबर लिए जाए। तो आई हैव अ कंप्लीट क्लास इन माय सेशन ऑन व्हाट, ऑन द पेपर अटेम्प्टेशन। हम एक पूरी क्लास सिर्फ पेपर अटेम्प्टेशन पे रखते हैं। इस क्लास में आई टेल यू कि अगर क्वेश्चन में कमेंट लिखा हुआ आया तो हम क्या लिखेंगे, अगर एक्सप्लेन लिखा हुआ आया तो क्या लिखेंगे, अगर कंपेयर या कंट्रास्ट लिखा हुआ आया तो क्या लिखना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिस्क्राइब हो गया, ये सारी चीजें कि जी ये कैसे हल करना है सवाल को पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स में, दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस। हमने पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा स्कोर कैसे करना है, 2-3 एडवाइसेस है मेरी। उसके बाद हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे। वो टॉपिक पढ़ते हुए यू पीपल कैन मेक आउट माय टीचिंग मेथोडोलॉजी। यू पीपल कैन मेक आउट कि जी आया आपसे अगर इस अंदाज में पढ़ा जाए तो पॉलिटिकल साइंस कवर हो सकती है या नहीं, हो सबसे सकती है, लेकिन सिर्फ ये देखें कि जी कितना इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है उस टॉपिक में। ठीक है, और उसी तरह से रेस्ट ऑफ माय क्लासेस गो इन द सेम रिदम। आप लोगों को बिल्कुल फील भी नहीं होना, एंड वी विल इंशाल्लाह कवर द होल सिलेबस। यस, मूविंग ऑन टूवर्ड्स कि जी हाउ टू गेट गुड मार्क्स। अब गुड मार्क्स लेने हैं तो थोड़ा सा हर एक सब्जेक्ट का एक ब्रेकअप होता है, प्लान होता है। उसमें हमें पता चलता है कि जी दीज आर द डूज, दीज आर द डोंट्स। ठीक है, सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस में द डोंट इज कि जी यू will only add the thinker's philosophy. Yes, Fahim, more than. You will only add, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ बच्चे, जस्ट गिव मी 10 to 15 minutes। उसके बाद आई एम हियर, आई एम गोइंग टू एड्रेस ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को जो है तो उसके सबके आंसर्स देती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर कैसे लिए जाए? सबसे पहला डोंट, you will only add the thinker's philosophy। ठीक है जी, अपनी फिलॉसफी नहीं झाड़नी है, अपनी तरफ से नहीं लिखना। In my opinion, yeah, I think that no, there are ample of philosophers who have done criticism on each other, who have added more philosophies to the recent philosophies. So we just have to add on the thinker's philosophy। पहली बात, unless you're asked to। वो भी किस सिनेरियो में होता है, वो जब हम अपना पेपर अटेम्प्टेशन वाला लेक्चर रखते हैं तो मैं बच्चों को समझा देती हूँ। देन जो चीज आपको अच्छे नंबर दिलवा सकती है, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। कि जी वो क्या हालात थे कि जिनसे इन्फ्लुएंस होके, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड द फिलोसोफर टू गिव द स्पेसिफिक फिलोसफी। अब
बच्चों प्लेटो अलग टाइम में फिलोसफी दे रहे हैं, मैकियावेली अलग टाइम में दे रहे हैं, हॉब्स लॉक रूसियो अलग टाइम में दे रहे हैं, मोंटेस टोटली अलग टाइम में दे रहे हैं। ये जो इनके टाइम्स हैं, ये जो इनके करंट्स ऑफ द एज हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। And when examiners see that you have actually written 4 to 5 lines about the context, इस सिनेरियो में आपको नंबर मिलते हैं। अच्छा जी, जहां एप्लीकेबल होगा वहां हम फ्लो चार्ट भी बनाएंगे और डायग्राम भी बनाएंगे। अब what we can do is that we'll have to cover one topic today and you people can analyze Kiji, how I teach and how we are going to take the complete political science session. Same goes for the constitutional law. Let me tell you, those who are asking me about the constitutional law, बच्चे सेम मेथोडोलॉजी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम उस सेशन में सीखेंगे। आप लोग कह रहे हैं लो स्कोरिंग है, इट इज नॉट लो स्कोरिंग। जब तक आपको फुली इक्विप होके जाना है, चीजों को समझना है, तो फिर कैसे लो स्कोरिंग है? I have my students who have scored 62, 63 in constitutional law. ठीक है जी? Thank you, हुमायूं बच्चे. Let's start with our first Western political thinker, and that is none other than Plato. जितने सवाल हैं नोट डाउन करें। मैं लास्ट 10 to 15 मिनट्स में आप लोगों की हर क्यूरी का आंसर दे देती हूँ। एक टॉपिक मेरे साथ कवर करें और देखें आप लोगों का कितना इंटरेस्ट डेवलप होता है। Plato was born in 427 BC and he died in 347 BC. थोड़ी सी बायोग्राफी देखेंगे या कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं इसका। अच्छा जी, एमसीक्यूज के लिए सबसे ज्यादा आपकी ये डेट्स पूछी जाती हैं और बायोग्राफी पूछी जाती है। किस तरह से कवर करनी है, कितना इस पे टाइम लगाना चाहिए, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इंशाल्लाह। Plato was born in Athens. एथेंस ग्रीस का सिटी स्टेट था। सिटी स्टेट से मुराद ये है कि उस जमाने में एक मुल्क में सिर्फ एक शहर हुआ करता था एंड दैट वाज एथेंस इन ग्रीस। Plato got his early education at home. बाद में वो स्टूडेंट बन जाते हैं एक टीचर के जिनका नाम है जी सोक्रेटिस। जब तक सोक्रेटिस को एक्सिक्यूट नहीं किया गया था तब तक प्लेटो उनसे पढ़ते रहे हैं। सोक्रेटिस की एग्जीक्यूशन के बाद he moved to different areas and ultimately came back to Athens and started his own institution of education. अपने इंस्टीट्यूशन को उन्होंने नाम क्या दिया? उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को नाम दिया जी द एकेडमी। अपनी सारी जिंदगी पढ़ते रहे, लिखते रहे। कुछ बुक्स उनकी बहुत फेमस हैं। We will be discussing the books of each and every philosopher, जिसमें रिपब्लिक, स्टेटमैन एंड द लॉज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। हमसे सवाल किया जाता है about the theory of Plato's ideal state. अब थोड़ा सा
जैसे मैंने मेंशन किया था कि हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि एक थ्योरी है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो क्यों दी गई। बच्चों, हुआ कुछ यूं था कि इस जमाने में कुछ जंगें लड़ी जा रही थी, एंड दीज वॉर्स वर पेलोपोनेसियन वॉर्स। ये जंगें स्पार्टा और एथेंस के बीच में लड़ी जा रही थी। अब दोनों में डिफरेंट मोड ऑफ, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, आप सिर्फ मेरा लेक्चर सुन लें, उसके बाद आई जस्ट आंसर ऑल ऑफ योर क्यूरीज इंशाल्लाह। अब दोनों में डिफरेंट मोड ऑफ गवर्नमेंट्स थी। एक में डेमोक्रेसी थी और स्पार्टा में डिक्टेटरशिप थी। प्लेटो ने कहा कि ये जो हम हारे हैं, हम सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से हारे। प्लेटो के नजदीक डेमोक्रेसी वाज द वर्स्ट सिस्टम। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे नजदीक जो ये डेमोक्रेसी है ये फेल है। तो लोगों ने पूछा अगर ये फेल है तो फिर कामयाब कौन सा सिस्टम है। इन आंसर टू दैट ही गिव्स हिज थ्योरी एंड ही सेड कि जी हर इंसान में, if we talk about, this is the justice of Plato, he says कि भाई हर इंसान में 3 इंस्टिंक्ट्स होती हैं। हर इंसान में 3 इंस्टिंक्ट्स होती हैं, या अगर ह्यूमन कैपेबिलिटीज को डिवाइड किया जाए तो 3 तरह से डिवाइड किया जाएगा। द फर्स्ट वन विल बी एपेटाइट। आ गया ना डायग्राम। द सेकेंड वन विल बी करेज एंड द लास्ट वन विल बी विजडम। ये वो 3 इंस्टिंक्ट्स हैं जो इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन इन तीनों में कोई एक इंस्टिंक्ट इंसान में डोमिनेंट होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं एपेटाइट पे बात करूं तो प्लेटो टॉक्ड अबाउट लस्ट, द एपेटाइट फॉर मनी, फॉर पावर, फॉर फेम। और जो करेजियस लोग होते हैं प्लेटो के नजदीक, वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, और अक्लमंद लोग रेयर होते हैं। यानी इंसानों को माशरे में अगर तकसीम किया जाए तो इन 3 क्लासेस में से एक क्लास में इंसान फॉल करता है। अब जी एपिटाइट की क्लास में ज्यादातर कौन से लोग आ जाते हैं? प्लेटो ने कहा कि जी एपिटाइट वाली क्लास में ज्यादातर लेबर क्लास आती है, आर्टिजन्स आ जाते हैं। और करेजियस क्लास में हमारे पास मिलिट्री क्लास आ जाती है, जिनमें ज्यादा ताकत होती है, जिनमें ज्यादा करेज होती है, दे गो एंड गेट टू जॉइन द मिलिट्री। और जो विजडम है ना, ये पाई जाती है रूलर्स में। जो रूल करते हैं उनकी विजडम सबसे ज्यादा होती है। अच्छा बच्चों, अब अगर मेरे ऊपर बात आए तो आई वुड बी लाइक कि आई हैव द मोस्ट विजडम इन माई माइंड। मिलिट्री, सल्बिया, मेरी क्लास में अहमद है, अहमद ने कहना है कि जी मेरे अंदर करेज ज्यादा है। पता कैसे चलेगा कि किस इंसान के अंदर कौन सी इंस्टिंक्ट ज्यादा पाई जाती है? फॉर दैट रीजन प्लेटो गिव हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसने कहा जी ऐसे अंधाधुंध निजाम नहीं है कि किसी को भी किसी क्लास में डाल दें।
एक प्रॉपर स्कीम से हम इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि आप किस क्लास में फॉल करते हैं. So in order to answer the question that which specific person falls in which criteria, Plato introduced his scheme of education. His scheme of education, one of the most important topic and the most interesting one. Scheme of education में प्लेटो ने टोटल 3 phases एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें हम फर्स्ट फेज एक्सप्लेन करते हैं, फिर सेकंड करते हैं, फिर थर्ड करते हैं. फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है जी बर्थ से लेके 18 इयर्स तक. फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन ऐसे की गई है कि जी ये स्टेज एक तो बर्थ से 6 इयर्स तक होगा और फिर 7 to 18 इयर्स तक होगा. अब गौर से मेरी बात को सुनना है, ठीक है जी. बच्चा जब पैदा हो जाएगा, प्लेटो की आइडियल स्टेट में बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो ही विल बी टेकन केयर बाय द स्टेट अपॉइंटेड मदर. स्टेट अपॉइंटेड मदर के ऊपर एक स्टार लगाएं और लिखें मैम विल एक्सप्लेन लेटर. इसका रीजन है कि अपनी माँ क्यों नहीं ख्याल रखेगी, क्यों नहीं पालेगी, स्टेट अपॉइंटेड मदर क्यों पालेगी. तो जी इसका हम अभी जवाब देखते हैं. स्टेट अपॉइंटेड मदर करेगी क्या जी, वो नरेट करेगी स्टोरीज. छोटा बच्चा है, 6 साल तक उसको कहानियां सुनाएगी, ग्रीक्स की करेज की कहानियां, उसको पेट्रियोटिक सॉन्ग्स सुनाएगी. ठीक हो गया जी. एंड आफ्टर व्हेन ही टर्न्स 7 years old, only then he will go to school. 7 साल से पहले देयर इज नो स्कूल. बच्चे का काम खेलना, सिर्फ स्टोरीज सुनना, सिर्फ करेजियस स्टोरीज सुनना इन स्पेसिफिक ग्रीक्स की, और पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनना, और वो स्टेट अपॉइंटेड मदर उसको सुनाएगी. 7 से 18 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाएगा. लेकिन ये जो स्कूल है ये पब्लिक स्कूल होगा. इस स्कूल में बच्चे को लिटरेचर सिखाया जाएगा और म्यूजिक सिखाया जाएगा. बच्चे को जिम्नास्टिक्स सिखाई जाएंगी. अब जिम्नास्टिक्स में आपके गेम्स आ जाती हैं जी, आर्चरी आ जाती है, हॉर्स राइडिंग आ जाती है. क्यों? ताकि 18 साल तक आपका बच्चा ट्रेन हो जाए फॉर द मिलिट्री क्लास. अच्छा बच्चों, ये जो लिटरेचर है, ये जो म्यूजिक है, प्लेटो की स्टेट, आइडियल स्टेट में ये सब कुछ सेंसर्ड होगा. दिस ऑल विल बी सेंसर्ड बाय द स्टेट एंड इट हैज अ रीजन. अभी हम पढ़ते हैं. अच्छा जी, बच्चा 18 साल का हो गया. अब आ गया है कि जी बच्चा 19 से 20 साल की उम्र में है. नाउ ही विल हैव एन एग्जाम. पहला एग्जाम बच्चे का 19 साल की उम्र में होगा. अगर the student fails the exam, he will fall into the labor class. And if he passes the exam, he will enter into the second phase of scheme of education given by Plato. I repeat, जिम्नास्टिक सीखने के बाद, म्यूजिक लिटरेचर सीखने के बाद
बच्चा जब 19 साल का हो जाएगा तो उसका एक एग्जाम होगा। एग्जाम में पास हो जाएगा तो सेकंड फेज में एंटर हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो आर्टिजन या लेबर क्लास में चला जाएगा। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल फेल और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल पास द एग्जाम? जल्दी से बताएं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्लास का एग्जाम फेल करेंगे, क्यों? श्वेब, एनी स्पेसिफिक रीजन? नो मानूर, the majority will obviously fail because according to Plato, जो एपिटाइट है, जो लस्ट डोमिनेटेड क्लास है, इट इज इन मेजॉरिटी। देखें, मैंने बोला ना कि कंपैरेटिवली लेस लोग हैं जो करेजियस हैं और फिर रेयर लोग हैं कि जिनमें विजडम है। तो फर्स्ट फेज से हमें कौन मिल गया जी? हमें मिल गए लेबर्स। अच्छा जी, अब सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेकेंड फेज will start from 21 years and it will last till 35 years. इस 21 साल के बाद भी स्टूडेंट को बेसिक साइंसेस सिखाई जाएंगी। हमजा, आप अपने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करें, आई विल आंसर यू। बेसिक साइंसेस सिखाई जाएंगी जी, यहां भी जिम्नास्टिक्स सिखाई जाएगी। लेकिन इस फेज में फिलॉसफी पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। अब इसी क्राइटेरिया में 15 साल पढ़ने के बाद देयर विल बी एन एग्जाम अगेन। इफ द कैंडिडेट पास द एग्जाम, obviously he will enter into the third phase, and if he fails the exam, then the candidate falls into the military class. देखिए, आपके सेकेंड फेज से आपको मिलिट्री क्लास मिल गई, जो कि कंपैरेटिवली लेस इन नंबर है देन दैट ऑफ दोस व्हिच हैज द लॉट्स ऑफ लस्ट एंड एपेटाइट एज अ डोमिनेंट ट्रेट इन देमसेल्व्स। सेकेंड फेज भी खत्म हो गया जी। अब आता है थर्ड फेज। बड़ा इंटरेस्टिंग है थर्ड फेज। थर्ड फेज में होता ये है कि एक तो जी ये 36 साल से लेके 50 साल तक चलता है। अब इन 15 सालों में एडवांस फिलॉसफी सिखाई जाती है और एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाएंगी। और एक और काम किया जाएगा कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, दे विल बी अटैच्ड एज एन इंटर्नी। जैसे आप इंटर्नशिप पे इंशाल्लाह ताला जाएंगे, जब भी एसी बनेंगे तो आप अपने साथ लिखते हैं जी अंडर ट्रेनिंग, लिखते हैं ना यूटी। तो ये भी इसी तरह 15 साल अटैच हो गए थे फिलोसोफर्स के साथ। अब 50 साल में तो आके कोई पेपर नहीं लेना। प्लेटो ने कहा कि जी आफ्टर 50 years there will be no paper, बट इन 15 सालों में कोई एक ऐसा कैंडिडेट होगा जिसके अंदर विजडम सबसे ज्यादा होगी। यानी जितने भी लोग सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में, थर्ड फेज में एंटर होते हैं, उनमें से एक ऐसा इंसान होगा जिसमें कंपैरेटिवली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विजडम ज्यादा होगी। वो विजडम ज्यादा होने वाला बंदा विल बी द फिलोसोफर किंग और रूलर। मैंने कहा था ना, रेयर, जस्ट एक रूलर।
तो फर्स्ट फेज से जी हमें हमारी लेबर क्लास मिली, सेकंड फेज से हमें हमारी मिलिट्री क्लास मिली, और थर्ड फेज से हमें मिला हमारा रूरल. This is the scheme of education, the justice that Plato has done with his ideals. अब इसमें एक बात है, हमने देखा कि जी अगर मैं इसके फीचर्स को नोट डाउन करती हूं तो हमने देखा कि जी प्लेटो ने कहीं पे ये तो नहीं लिखा दैट ओनली मेल्स कैन गो एंड गेट एजुकेशन. ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जी एजुकेशन is made compulsory for both men and women. दूसरा फीचर ये है कि जी हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्कूल्स होंगे. जो लिटरेचर होगा, जो म्यूजिक होगा, वो सेंसर्ड होगा बाय द स्टेट. यानी आप सिर्फ मिली नगमे या पेट्रियोटिक सॉन्ग्स अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं. तो डोंट यू थिंक that the education itself and the state itself is, or I can say that the education is state controlled. ये ज्यादा बेहतर है. ठीक है जी. थर्ड फीचर कि एजुकेशन कंपल्सरी होने का मतलब ये है कि यहां हम इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन को कोट कर सकते हैं. इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल क्लासेस इररिस्पेक्टिव. आप ये देखें कि जी ये डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है ऑन जस्टिस. आपका पहला फेज, आपका सेकंड फेज, आपका थर्ड फेज, तीनों फेजेस में से स्क्रूटनी हो रही है. ठीक है जी, तीनों फेजेस में से आप देखें कि जिसने एग्जाम पास कर दिया वो थर्ड फेज में एंटर हो जाएगा या सेकंड फेज में एंटर हो जाएगा, और जिसने फेल कर दिया दैट विल फॉल इन द रिस्पेक्टिव फेज. अब जस्टिस के बाद प्लेटो का कम्युनिज्म पे भी काफी दफा सवाल आ चुका है. कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो is actually applicable for only two classes, military class and the rulers class. बड़े मजे का कम्युनिज्म है, अभी जरा सुने. प्लेटो ने कहा कि जी ये जो दो मेरी क्लासेस हैं इनको प्रॉपर्टी रखने की इजाजत नहीं है. दे हैव कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी. ये दोनों क्लासेस कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती, कोई अपना घर नहीं रख सकती. तो फिर सरवाइव कैसे करेंगे जी? सरवाइव करेंगे ऑन द स्टेट्स एक्सपेंडिचर. स्टेट इनको देगी एक्सपेंडिचर, लेकिन ये खुद कोई चीज ओन नहीं कर सकते. नो कैश, नो ओनरशिप. And the second communism is the communism of family. अब मेरी बात को गौर से सुनना है, और जो मैंने पीछे एक स्टार लगवाया था अब उसको रिलेट करना है. कम्युनिज्म ऑफ फैमिली में प्लेटो कहते हैं कि जी देयर वुड बी अ कॉमन ओनरशिप ऑफ फैमिली. कैसे? द अपर टू क्लासेस are not allowed to marry or have a family. अगर शादी नहीं होनी, फैमिली नहीं रख सकते, तो नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी या स्टेट आगे कैसे बढ़ेगी? Plato said that I have another scheme for it. The upper two classes will be allowed to choose a partner
विथ सिमिलर मेंटल कैपेबिलिटी। ऊपर की दोनों क्लासेस, मिलिट्री क्लास और रूलर क्लास, किसी एक पार्टनर को अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज के साथ मैच करके कंपैटिबिलिटी को देखकर चूज कर सकते हैं। They can then mate. The person can get the woman pregnant, and when the woman will be pregnant, she will be separated from that specific person. जब तक the child will not be born, तब तक वो औरत अलग रहेगी। जैसे बच्चा पैदा होगा, बच्चा दे दिया जाएगा स्टेट ओन्ड मदर को, ताकि ना बच्चे को पता चले मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन थी, और अगली दफा और किसी के साथ they can mate easily. Communism of family and communism of property दिया क्यों? According to Plato, ये दो चीजें, प्रॉपर्टी एंड फैमिली, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकती हैं अपर टू क्लासेस को। ये दो चीजें रूलर को और मिलिट्री क्लास को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, ये हिंड्रेंस बन सकती हैं टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। फौजी ने जाना है महाज पे लड़ने, हिंड्रेंस क्या है जी? फैमिली है। उसने कहा खत्म ही कर दो, देयर विल बी नो फैमिली, दोनों केसेस में, ना रूलर की ना मिलिट्री की। सवाल ये है कि इन दो क्लासेस के अलावा हमारे पास लेबर क्लास भी तो है। आर दे अलाउड टू मैरिड? यस। एग्जाम पास नहीं किया, दे कैन गेट मैरिड। ठीक है जी। अगर पास हो जाए तो फिर तो बच्चे मिलिट्री क्लास में आ जाएंगे ना, फिर तो दे आर नॉट सपोज टू मैरिड एंड गेट मैरिड एंड दे डू नॉट हैव एनी राइट टू ओन एनी प्रॉपर्टी। प्लेटो ने एक और बात भी की कि जी इफ द चाइल्ड इज बोर्न विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, तो जी उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोडक्टिव हिस्सा नहीं है स्टेट का, वो स्टेट को कुछ भी नहीं दे रहा, मतलब कोई फायदा ही नहीं दे रहा। ही himself is deprived of many things, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया। आफ्टर दिस लेट्स सी कि प्लेटो की इस थ्योरी की अगर हम कंटेम्पररी रेलेवेंस देखते हैं तो कंटेम्पररी रेलेवेंस क्या बनती है। अब बच्चों जो कंटेम्पररी रेलेवेंस है ना, एक्चुअली दिस एड्स द स्टार्स टू योर आंसर। Many other students won't be able to write this relevance. अब रेलेवेंस बनती क्या है, और ये हर फिलोसोफर के साथ मैं करवाती हूँ, ठीक है? जितने वेस्टर्न हैं, मुस्लिम हैं, हम इन फिलोसोफर्स के साथ इनकी रेलेवेंसेस देखते हैं। सबसे पहली रेलेवेंस, क्या प्लेटो की थ्योरी से आप लोगों को स्क्रीनिंग सिस्टम या एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट का अंदाजा नहीं होता? क्या आज भी यही कॉन्सेप्ट्स फॉलो नहीं किए जाते? कल देके आए आप लोग एमपीटी, व्हाट वाज दैट? दैट वाज स्क्रीनिंग, आर यू एलिजिबल फॉर सीएसएस और नॉट। तो हमने ये देखा कि प्लेटो की इस थ्योरी में स्क्रीनिंग का फैक्टर है। देन we saw that today we are emphasizing on making education compulsory. तो जी प्लेटो ने तो इतना अरसा पहले ही कंपल्सरी बना लिया एजुकेशन को। फिर हमने ये देखा कि 18 साल तक नो चाइल्ड, मैं चाइल्ड ही लिख लेती हूँ या कैंडिडेट भी लिखते तो ठीक है, इज अलाउड टू मैरी। क्या आज हम इस ही एज को जहन में रखते हुए अपने बिल्स नहीं पास करवा रहे कि जी 18 साल से कम की शादी नहीं होनी चाहिए? ठीक है, ये बात भी रिलेट कर सकते हैं। एंड देन
जितने भी मेरे पास फीमेल बच्चियां बैठी हुई हैं, प्लेटो वॉज द पायनियर ऑफ फेमिनिज्म। प्लेटो ने कहा कि जी मैंने अपने एजुकेशनल सिस्टम में मर्द और औरत की बात नहीं की, मैंने इक्वालिटी की बात की है, मैंने एजुकेशन सबके लिए कंपल्सरी कही है। हाँ, अगर आपकी औरत इतनी काबिल है कि वो इन 3 फेजेस में से गुजर के फिलोसोफर किंग की जगह अपना रूल बना सकती है, तो व्हाई नॉट? शी कैन ऑल्सो ज्वाइन मिलिट्री, she can be ruler as well. So these are the 4 points that we can quote, that we can relate. अब बच्चों, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। सवाल ये है, I'm going to write it over here so that we don't skip the page, कि जी CSS 2018 में एक सवाल आता है। सवाल है, critically analyze the features of Plato's Republic. फिर एग्जामिनर पूछता है, डू यू थिंक some of its features are valid today? मेरे इस लेक्चर के बाद क्या आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं? So there's so many yes in the comment section. I am glad. This is how we are going to cover political science. This is how we are going to touch every aspect, the possible one that can appear in the paper. और बच्चे, इससे ज्यादा ना आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। Just hit the bull's eye. अपने पेपर को इस तरह से बनाएं कि क्रिस्प भी हो, हल्की सी डिटेल भी हो, लेकिन वो हर एरिया को कवर करे। हमने कॉन्टेक्स्ट भी कवर किया, ठीक है जी, करंट्स ऑफ द एज, हमने हल्की सी बायोग्राफी भी देख ली, हमने कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भी देख ली, और हमने कंप्लीट थ्योरी को भी देख लिया, उसके फीचर्स को भी देख लिया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी हैव अ रेगुलर क्लास। हाँ जी सादिया, बच्चे जिस तरह से मैंने बता दिया ना, इस तरह से ओके। नहीं हुरिया, इट इज नॉट द केस बच्चे। यू आई हैव मेंशन माय पेज नेम, यू कैन गो एंड चेक इट ओवर देयर। You are going to love political science, inshallah. ठीक हो गया जी? अच्छा, क्रिटिकल एनालिसिस कैसे बिल्ड करना है, क्रिटिकली एनालाइज कैसे करना है, ये जिस दिन हमारी पेपर अटेम्प्टेशन वाली क्लास होती है ना, मैं अपने बच्चों को साथ साथ बताती हूँ। एंड द अदर थिंग इज कि जी हाँ जी, कल से हमारी रेगुलर क्लासेस। द अदर थिंग इज कि बच्चे, मैं अपने सेशंस में इस हद तक गाइड करती हूँ कि जी इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल द डेफिनेशन लिख लें, मैं बच्चों को पॉइंट्स भी बताती हूँ, हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट के क्वेश्चंस भी क्लास में इस तरह से हल करते हैं कि बच्चों को उसी वक्त याद हो जाते हैं। याद हो गया है ना टॉपिक अभी? तो बस इसी तरह से होता है। So this was the first philosopher, Plato, that we studied today. And tomorrow, inshallah, we are going to study Aristotle. And you people will enjoy studying the Western philosophers. Inshallah. कोई मसला नहीं है, inshallah. Thank you so much for those, for all the praises, for all the overwhelming comments. Thank you so much.